हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके पे हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अपन ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक थी, उसके निष्कर्ष की बात कर रहे थे। तो आज के कुछ क्वेश्चन तो उसी बुक के हैं और कुछ क्वेश्चन आपको क्या है कि रेंडमली भी देखने को मिलेंगे। जो अगर आप चाहे पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये आपके क्या है कि समराइज जो आपके 10 से 12 तक की, सॉरी 6 से लेकर 10 तक की बुकें आती है आपकी, 6 से 10 तक की बुक, उनका समराइज है, जिसके अंतर्गत कई पशु संपदा के बारे में भी दिया गया है। तो उनके क्वेश्चन भी इसके अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। तो आपको बताना है कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बांसवाड़ा से, चित्तौड़गढ़ से, कोटा से या उदयपुर से होकर गुजरती है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपकी कर्क रेखा है तो राजस्थान में किस जिले से होकर गुजरती है, वो बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। इसके साथ ही अगर आपका डूंगरपुर भी अगर इसके अंतर्गत ऑप्शन में आता तो डूंगरपुर भी आपका आंसर होता, क्योंकि बांसवाड़ा और डूंगरपुर ऐसे जिले हैं राजस्थान के दो जिनके अंदर से आपके क्या है कर्क रेखा गुजरती है। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कर्क रेखा की लंबाई कितनी है राजस्थान के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काफी शानदार, राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ। तो जो आपका संयुक्त वन प्रबंधन था वो कब प्रारंभ हुआ था। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करें तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, 1990 में हुआ, 1993 में हुआ, 1992 में हुआ या 1991 के अंतर्गत हुआ। तो चलिए आई होप आप लोगों को इसका पता ही होगा। अगर राइट आंसर की जब अपन बात करेंगे कि राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन जो प्रारंभ हुआ था वो 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए बात करें कि एक यही क्वेश्चन आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, तो वो भी बताना है आपको। और ये भी बात करें कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। तो ये है आपका मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। और अपन ने पिछले में बात की थी कि जो आपकी वन नीति थी वो कब प्रारंभ हुई थी, कब आई थी वन नीति, है ना। तो उसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए बात करें इसकी कि जो राजस्थान के अंतर्गत या फिर बात करें कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो 1973 में हुआ था, 1974-75 में हुआ था, 1977-78 में हुआ था, 1999-2000 के अंतर्गत हुआ था। जिसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो मरुस्थल विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था वो 1977-78 के अंतर्गत क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। और अगर इसके मुख्य ऑब्जेक्ट की बात करें, यानी कि अपन उसके मुख्य जो उद्देश्य या ऑब्जेक्ट की अपन बात की, इसका मुख्य ऑब्जेक्ट क्या था, जो मरुस्थल विकास कार्यक्रम था इसका ऑब्जेक्ट क्या था, कई बार पूछ लिया जाता है, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बात करें इसके ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट था इसका कि मरुस्थल के विकास को रोकना, यानी कि मरुस्थल का विकास हो रहा है उसको रोकने का कार्यक्रम चलाया गया था। इसके थ्रू मरुस्थल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। और कब हुआ था? 1977-78 के अंतर्गत। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, काफ़ी शानदार क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान के कपास फसलों के लिए उत्पादन हेतु सर्व उपयुक्त मानी जाती है। तो कपास यानी कि कॉटन के लिए कौन सी सोइल या आपकी मृदा है वो कौन सी उपयुक्त मानी जाती है। तो आपको बताने हैं इसका राइट आंसर। अपन बात करें ऑप्शन नंबर पहला आता है कि जो मिश्रित लाल पीली मृदा होती है वो उपयुक्त रहती है आपके कपास के लिए, कॉटन के लिए। बात करें भूरी जलोढ़ मृदा होती है वो उपयुक्त रहती है, या मध्यम काली मृदा रहती है, या फिर लाल लोमी मृदा इसके लिए उपयुक्त रहती है। तब इसके राइट आंसर की अपन बात करें कि राइट आंसर आपके सामने क्या आने वाला है, तो अपन बात करें कि इसके अंतर्गत जो कपास की फसल होती है उसके लिए जो उपयुक्त आपकी मृदा मानी जाती है, सोइल मानी जाती है, वो काली मृदा यानी कि ब्लैक सोइल, जो मध्यम काली मृदा है ये इसके लिए क्या होती है, उपयुक्त मानी जाती है। जो कि कौन से किससे बनी होती है, ये इसे क्या कहते हैं अपन, वर्टिसोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिसोल भी कहा जाता है। तो काफ़ी बार पूछा जाता है कि वर्टिसोल किसे कहा जाता है। इसे रेगूर मृदा भी कहा जाता है। क्या? रेगूर मृदा। रेगूर मृदा भी इसे ही कहा जाता है। इन तीनों का आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए उपयुक्त होती है। चलिए बात करें ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, काफ़ी शानदार क्वेश्चन कि जो लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है। यानी कि जो वर्षा जल है उसको संग्रहण करने के लिए जो संरचना बनाई गई थी, कौन सा तालाब? लेवा तालाब। ये कहाँ पर स्थित है? कोटा में है, बारां में है, बूंदी में है, या भीलवाड़ा के अंतर्गत स्थित है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा जो लेवा तालाब था वो आपके बारां जिले के अंतर्गत क्या है, स्थित है। कहाँ पे? बारां जिले में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है।
चलिए, काफ़ी शानदार क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है। बीड़ किसे कहते हैं ना, जो बीड़ क्षेत्र होता है वो कौन सा क्षेत्र होता है, बीड़ किसे कहा जाता है? तो जो चारागाह है भूमि होती है उसे बीड़ कहा जाता है। कंटीले वन होते हैं उसे बीड़ कहा जाता है। जो तिलहन क्रॉप ली जाती है उससे बीड़ कहा जाता है। ये जो खाद्यान्न लिया जाता है या खाद्यान्न का जो प्रोडक्शन किया जाता है उसको बीड़ कहा जाता है। तो वीड अलग होता है, बीड अलग होता है ना, वीड अलग आता है ना, वीड, जिसे कि अपन WWD यानी कि वीड। वीड का मतलब होता है खरपतवार, लेकिन इसके अंतर्गत वीड नहीं पूछा है। क्या पूछा है इसमें? बीड पूछा है। तो बीड किसे कहते हैं अपन? जो चारागाह की भूमि होती है, कौन सी, जो शेखावटी क्षेत्र में ज़्यादातर पाई जाती है, जो चारागाहों के जो मैदान होते हैं अपन क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। और जो सर्वाधिक बीड़ या चारागाह की भूमि है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? शेखावटी क्षेत्र में। काफी बार पूछा गया है, इसका ध्यान रखना। कौन से क्षेत्र के अंतर्गत? आपके शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं सर्वाधिक बीड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन कि गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो माही नदी पे या चंबल पे, बनास पे है या साबरमती नदी के ऊपर स्थित है? तो आपको बताना है कि जो आपका गांधी सागर है और राणा प्रताप सागर, तो आपको पता ही होगा कि अगर अपन इसकी बात करें कि अपन गांधी सागर और राणा प्रताप जो बांध है वो कौन सी नदी पे स्थित है? माही नदी पे, चंबल नदी पे, बनास नदी पे या साबरमती नदी पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। कौन सी? चंबल नदी इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। अपन बात करें जो गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध है वो चंबल नदी पर तो बना हुआ है ही, लेकिन जो राणा प्रताप सागर बांध है जो रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है, ये भारत का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र भी लगा हुआ है। क्या? दूसरा जो विद्युत परमाणु संयंत्र है वो भी यहीं पे लगा हुआ है। कहाँ पे? राणा प्रताप सागर बांध के पास में, जो कहाँ पे? आपका रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत स्थित है। तो इसका भी आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करें कि जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो वो जोधपुर जिले में है, अजमेर जिले में है, डूंगरपुर में है या प्रतापगढ़ के अंतर्गत है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि जो जाखम बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो जो कौन सा बांध के अंतर्गत आता है, तो जो जाखम बांध है उसका निर्माण करवाया गया था, है ना। जाखम बांध का जो निर्माण करवाया गया था बहुउद्देशीय परियोजना के लिए, तो ये कौन से जिले में स्थित है? वो आपके प्रतापगढ़ के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है? खूबसूरत आंसर निकल के आता है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है जो प्रतापगढ़ के अंतर्गत जो जाखम बांध है ये क्या है कि राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है? सबसे ऊंचा बांध है ना, जाखम बांध सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध है। इसका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ये ऐसे समझ लीजिए कि आपके हर दूसरी एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जो राजस्थान की एग्जामें होती हैं उनके अंतर्गत हर दूसरी एग्जाम के अंतर्गत आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें कि निम्न में से कौन सा बात क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? तो अगर अपन बात करें कि जो आपके सामने क्षेत्र दिए गए हैं या अपन बात करें कि जो आपके अभ्यारण्य दिए गए हैं, कौन सी अभ्यारण्य के अंतर्गत आपके जो उड़न गिलहरी है वो प्रसिद्ध है? तो वो माउंट आबू में है या ताल छापर में है, केवला देवी में है या जो आपका सीता माता है उसके अंतर्गत है? तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके उड़न गिलहरी के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है, तो वो है सीता माता अभ्यारण्य। कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य। यहाँ पे क्या है? क्रॉप हो गया है तो अच्छे से नहीं दिख रहा, आप ध्यान रखना है इसका। क्या है? सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य। तो सीता माता अभ्यारण्य के अंतर्गत क्या है? आपकी जो उड़ने वाली गिलहरी है, उड़न गिलहरी है, उसके लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। और कई बार ये पूछ लिया जाता है सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये आपके प्रतापगढ़ में है। कहाँ पे? प्रतापगढ़ के अंतर्गत स्थित है। बाकी बात करें अदर जिलों में भी आता है, लेकिन मुख्यतः आपको प्रतापगढ़ ध्यान रखना है। चलिए ऑपरेशन फ्लड, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है ना। ये रिवोल्यूशन मैंने पहले भी कराई थी, उनमें भी आपको बताया था। बात करें ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपदा प्रबंधन से है, नदी जल संवर्धन से है, वनीकरण से है या दूध उत्पादन से है? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करें कि जो ऑपरेशन फ्लड था आपका वो किससे संबंधित था? वो आपका दूध उत्पादन से, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से क्या था? आपका संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा अपन बात करें कि इसके जो आपका ऑपरेशन फ्लड से संबंधित जो आदमी थे या जो मनुष्य थे वो कौन थे? तो वर्गीस कुरियन थे। इन्हें अपन क्या कहते हैं? जो आपकी दूध उत्पादन को बढ़ाने को लेकर अपने रिवोल्यूशन चली थी, कौन सी? व्हाइट रिवोल्यूशन, यानी कि श्वेत क्रांति। तो उसके जनक भी किसे कहा जाता है? आपके वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और अपन बात करें ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध से, और इसके निर्माता कौन थे? वर्गीस कुरियन थे।
चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। बात करें रोजा पाखर शिखर राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो रोजा पाखर है वो कौन से जिले में स्थित है, जालौर में है, कोटा में, अलवर में है, जयपुर में स्थित है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपका रोजा पाखर है ना, तो रोजा पाखर कहाँ पर स्थित है, ये आपके कहाँ पे, जालौर के अंतर्गत स्थित है। अगर जालौर की बात करें कहाँ पर, जो सुंदा माता पर्वत है आदि, यानी कि अपन बात करें जैसे ईशराना भाखर हुआ, सुंदा माता पर्वत हुआ, ये जालौर के अंतर्गत ही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया गया है। वो निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में, यानी कि राजस्थान और गुजरात के मध्य, राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है, यानी कि कौन सी नदी का परियोजना है जो आपके तीनों राज्य के संयुक्त रूप से उपक्रम में चल रही है। तो वो माही बजार सागर है, चंबल नदी परियोजना है, नर्मदा नदी परियोजना है, या इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सी हो जाती है, आपकी नर्मदा नदी परियोजना है, जो आपके किस किस से, गुजरात, एमपी और राजस्थान के मध्य संयुक्त रूप से उपक्रम से चलाई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा अपन बात करें इसका उद्गम की, कौन सी, नर्मदा नदी की, तो इसका उद्गम कहाँ से माना जाता है, जनरली आपका सरोवर परियोजना है वो नर्मदा नदी गुजरात के अंतर्गत ही स्थित है। अपन बात करें राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करता है, तो सिलू ग्राम जो जालौर में है वहाँ से प्रवेश करता है। इसके समाप्ति स्थल की बात करें तो जो आपका गुड़मालानी क्षेत्र है बाड़मेर के अंतर्गत, वहाँ पे इसका समाप्ति स्थान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काफ़ी शानदार क्वेश्चन कि निम्न में से किस जिले में सेम की समस्या पाई जाती है। सेम की समस्या कहाँ पे पाई जाती है, पाली में पाई जाती है, अलवर में पाई जाती है, जयपुर में, या हनुमानगढ़ में। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि सेम की समस्या ज़्यादातर पाई जाती है जो कहाँ पे, नहरी क्षेत्र होते हैं। नहरी क्षेत्रों के अंतर्गत ही सेम की समस्या आपको देखने को मिलती है। अगर अपन बात करें मुख्य जिलों की, तो सेम की समस्या आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंतर्गत पाई जाती है। अगर अपन बात करें ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। क्यों कि हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंतर्गत आपके क्या है, सेम की समस्या पाई जाती है। और इससे निजात पाने के लिए अपन एक प्लांट का यूज़ करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, सफ़ेदा, जिसे आपको सफ़ेदे के नाम से नहीं तो यूकेलिप्टस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका नाम याद रखना है, यूकेलिप्टस, जो कि सेम की समस्या के लिए अपन यूज़ में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है। तो जो आपकी गिर नस्ल है आपकी गाय की, वो गुजरात की है, और लेकिन राजस्थान में कहाँ जाता है, यानी कि राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, या फिर इसको कौन सी जगह पाला जाता है, या किस नाम से जाना जाता है। गुजरात की जो गिर प्रकार की नस्ल है, यानी कि जो गिर नस्ल है ना, प्रकार नहीं, तो जो गिर नस्ल है वो राजस्थान में कहा जाता है, यानी कि राजस्थान में उसे क्या कहा जाता है, गिर नस्ल को, तो उसे नागौरी कहा जाता है, थारपारकर कहा जाता है, रेंडा कहा जाता है, या राठी कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके जो ये आपकी गायों की नस्लें हैं थारपारकर, ये अलग है, जो जैसलमेर के एरिया के पास में पाई जाती है। नागौरी है या आपके नागौर वाले, या फिर अपन बात करें जोधपुर वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। रेंडा की बात की जाए, हाँ, तो रेंडा क्या है, तो जो आपकी गिर गाय है, गिर गाय को आपके राजस्थान के अंतर्गत क्या कहा जाता है, रेंडा कहा जाता है। और मुख्यतः आप जैसे अलवर जिले में जाओगे तो अलवर जिले में काफ़ी देखने को मिलेगी गिर गाय, और यहीं पे इसको क्या कहा जाता है, रेंडा कहा जाता है। बात करें राठी की, तो राठी अलग से एक मिल्क ब्रीड है, यानी कि दूध देने वाली नस्ल हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा काफ़ी और आती है, जो राठी है इसको आपकी राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है, राठी को कहा जाता है, जो लाल सिंध और साहिवाल के क्रॉस से तैयार की गई है। और इसके अलावा काफ़ी और आती है, जैसे कांकरेज हो गई, सांचोरी हो गई, नागौरी हो गई, है ना, हरियाणवी हो गई, मेवाती हो गई, माली हो गई, ये भी आपकी किसकी नस्लें हैं, ये आपकी गाय की नस्लें ही हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उष्ण कंटीले वन पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, सिरोही में पाए जाते हैं, बांसवाड़ा में, चूरू में, या कोटा के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो उष्ण जो कटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं वो आपके चूरू के अंतर्गत पाए जाते हैं, क्योंकि शुष्क एरिया उधर ही है, तो उधर ही आपके क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं। अपन बात करें कोटा में अच्छी बारिश होती है, इतना शुष्क नहीं है, ये अर्ध शुष्क के अंतर्गत आता है कोटा। बांसवाड़ा भी आपके क्या है कि सैचुरेटेड के अंतर्गत आता है, सिरोही में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं होगा। आपके जो उष्ण कटिबंधीय होंगे वो आपके कहाँ पाए जाएंगे, कंटीले वन चूरू के अंतर्गत पाए जाएंगे। इसके अलावा आपके जैसलमेर वगैरह हो गया, जोधपुर वगैरह हो गया, उनमें भी ये पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सी झील
राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, है ना, जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम था उसके अंतर्गत नहीं है। तो कौन सी नहीं है? मानसागर नहीं है, आना सागर नहीं है, पुष्कर नहीं है, या बजाज सागर नहीं है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो आपका बजाज सागर है ये आपके राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है? खूबसूरत आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि निम्नलिखित में से बेसिन के कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्खात भूमि कौन से बेसिन में देखने को मिलेगी? जो माही बेसिन है उसके पास में देखने को मिलेगी, चंबल बेसिन में होती है, लूनी में होती है, या घग्गर बेसिन में होती है। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें, जो उत्खात भूमि है ये स्थलाकृति आपको देखने को मिलेगी चंबल बेसिन में। कहाँ पे? चंबल बेसिन में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। ये कहाँ होता है कि बीहड़ के लिए पाए जाते हैं, ये अधिकतर क्या पाए जाते हैं? इसमें बीहड़ पाए जाते हैं। और इसका एरिया की जब बात करें, जो आपका जो सवाई माधोपुर वगैरह हो गया है ना, ये एरिया काफ़ी फेमस है इसके लिए, बीहड़ के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बात करें थारपारकर किसकी नस्ल है? तो ये मैंने ऊपर ही बता दिया आपको कि ये आपकी गाय की नस्ल हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाते हैं। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए थे इसलिए आपके उठाए गए हैं। बाकी बात करेंगे अपन वापस वही जीके के क्वेश्चनों की। जीके के अंदर बात करें, नक्की झील अवस्थित है, यानी कि नक्की झील कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में है, उदयपुर में है, राजसमंद में है, या अजमेर में है? तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो नक्की झील है वो आपके माउंट आबू के अंतर्गत स्थित है। इसके अलावा इसकी अगर अपन बात करें इसकी गहराई की, तो 80 फीट के लगभग गहराई पे इसकी गहराई है। तो ये सबसे गहरी झील भी है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी है और सबसे गहरी झील भी है। इसका ध्यान रखना है ना आपको, राजस्थान की सबसे गहरी और सबसे ऊंची झील है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको सुमेलित का पता लगाना है। जवाई बांध है या जवाई से जो सिंचाई परियोजना है वो क्या पाली के अंतर्गत जिला लाभान्वित है? सिद्धूमुख है वो चूरू के अंतर्गत है, बिलासा है वो बारां में है, या बांकली है वो बीकानेर के अंतर्गत है। तो जो आपको क्या करना है, इसमें सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है ना, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो अपन बात करें जो बांकली है, जो बांकली आपकी सिंचाई परियोजना है वो आपके बीकानेर से संबंधित नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है? खूबसूरत आंसर निकल के आता है। अगर इसके अलावा अपन बात करें जो बांकली बांध है वो कौन सा जिला लाभान्वित है? तो वो है आपका जालोर। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कौन सा है? बांकली आपका जालोर जिला लाभान्वित है। इसका निर्माण किसने किया था? सुगड़ी हुए जो काला थाना जो नदियां हैं इसके किनारे पर बांके गांव में करवाया गया था। कहाँ पे करवाया गया था इसका निर्माण? जो सुगड़ी हुए जो काल थाना नदी है उसके किनारे पर जो बांके गांव है उसमें इसका निर्माण करवाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, ये बांकली है उसके कौन सा जिला लाभान्वित है? वो आपका जालोर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है? खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो किसके द्वारा प्रायोजित है? जो आपके राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना है वो आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा प्रायोजित है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है, या जो आपकी जापानीज इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है उसके द्वारा जो प्रायोजित किया गया है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है? आपका जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, कौन सा आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके द्वारा ये प्रायोजित क्या है? परियोजना है। और इसके अलावा बात करें कि ये परियोजना सर्वाधिक 1% क्षेत्र वाले जिले में है। कैसे कि जैसे उदयपुर में सर्वाधिक वन है, कितने 23.39 के प्रतिशत के लगभग है, लेकिन अभी थोड़ा बढ़ गया है इसके अंतर्गत। आप देखोगे अभी नई समीक्षा आई है उसके अंतर्गत भी अपन क्या करेंगे? नए डेटा आपको दिखा देंगे। चलिए बात करें ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। सॉरी एक सेकेंड, जो आपकी जो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना है वो किस जिले में प्रायोजित है ना? तो इसका विशेष रूप से आपको क्या ध्यान रखना है? ये है जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। वो गलती हो सकती है इंसान से ना, तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके द्वारा प्रायोजित नहीं है। ये किसके द्वारा है? आपके जापानीज इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा ही क्या है स्थित की गई है ये परियोजना। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करें आपके राजस्थान राज्य वन प्रशिक्षण जो प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार अभी आपके 23-24 की समीक्षा भी आ गई है, उसके अनुसार भी अपन बातों करेंगे, लेकिन उसमें इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं आया, वही रहने वाला है इसका आंसर भी आपके अकॉर्डिंग देखोगे तो भी।
चलिए बात करें कि जो आपके वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार वह जिला जहां प्रतिशत वन सर्वाधिक है, तो वो कौन सा जिला है? तो उदयपुर में है, करौली में है, प्रतापगढ़ में है, सिरोही में। तो आप लोगों को पता ही है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से में है, तो वह उदयपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। उसके जो पहले की डिजिट क्या थी? 23.39 थी, लेकिन अब थोड़ा सा डिजिट के अंतर्गत चेंजिंग आ गया है, वो भी पॉइंटों में आया है, तो इतना खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको पहले का याद है वो भी आपका काम आने वाला है। बात करें राजमहल टोंक खान संबंधित है, जो राजमहल टोंक है तो वो खान किससे संबंधित है? सोने से संबंधित है, पन्ना से है, चांदी से है या तांबड़ा से संबंधित है? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि आपके जो राजमहल टोंक है वो किससे संबंधित हो जाते हैं, तो वो किससे हो जाते हैं? आपके तांबड़ा से संबंधित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि आपने पहले भी अपने ये क्वेश्चन की बात की थी, जो आपके टोंक है उसके अंतर्गत तांबड़ा अधिक मात्रा के अंतर्गत पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है? खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भारतमाला परियोजना का संबंध है वो समुद्री सुरक्षा से है, आदिवासी विकास से है, महिला सशक्तिकरण से है या परिवहन से संबंधित हो जाता है। अगर फ्रेंड्स अगर गलती से अपन कोई क्वेश्चन गलत भी बता देते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसको सही करने की कोशिश करूंगा। अगर गलती से कई बार क्या होता है गलत आंसर हो जाता है, लेकिन वैसे कोशिश करते हैं कि अपने गलती नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि अपने को अच्छा लगता है अगर कोई गलती हो रही तो अगर आप बताओगे तो उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि गलती हो सकती है, इंसान से ही गलती हो सकती है, और अगर इंसान से गलती नहीं होगी तो वो भगवान बन जाएगा नहीं क्या? ऐसी बात है। तो आप अगर गलती हो तो आप बता सकते हो, भेज दीजिएगा ना। चलिए बात करें कि भारतमाला परियोजना है वो कौन सी चीज़ से संबंधित है, तो उसके अपन बात करें कि ये सड़क निर्माण से या परिवहन से संबंधित हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है? खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, आपके ये जलवायु खंड है, आपने पहले भी वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बोला था कि अगर आप कमेंट करोगे तब ही आप लोगों को जलवायु खंड है उनकी ट्रिक मिलने वाली है। उसके साथ ही जितने भी एरिया के अंतर्गत चेंजिंग आए हैं, क्योंकि आपके 50 जिले हो चुके हैं, तो उनमें कई कई जिले के अंतर्गत कई ऐसे जिले हैं जो दूसरे खंड के अंतर्गत आ रहे हैं, तो वो कन्फ्यूजन ना रहे तो उसका वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। कमेंट बॉक्स के अंतर्गत आपको बताना है कि आपको इसका वीडियो चाहिए क्या। चलिए बात करें कि निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है? तो किस में की जाती है? फर्स्ट बी में, सेकंड बी में, थर्ड बी में या फोर्थ बी के अंतर्गत की जाती है? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो राजस्थान का किन्नू में सर्वाधिक पैदावार की बात की जाएगी तो वो किस में की जाती है? वो सेकंड बी के अंतर्गत की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। सेकंड बी के अंतर्गत अपन बात करें तो सेकंड बी के अंतर्गत फर्स्ट बी है ना, सेकंड बी नहीं फर्स्ट बी है ना, फर्स्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर अपन बात करें सर्वाधिक किन्नू की पैदावार होती है वो आपके कहाँ होती है? जो आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला है वो सर्वाधिक किन्नू उत्पादन करता है। संतरा और किन्नू अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। संतरा का जो लेयर होती है वो थोड़ी स्मूथ होती है, जो कवर होता है वो स्मूथ होता है, और जो किन्नू होता है उसकी जो लेयर होती है कंपेरेटिवली अगर बात करें ऑरेंज की या संतरे की, तो संतरे के कंपेरेटिवली उसकी क्या होती है? हार्ड लेयर होती है आपके किन्नू के। तो ये गंगानगर हनुमानगढ़ में सर्वाधिक होता है, और गंगानगर हनुमानगढ़ कौन से खंड के अंतर्गत आते हैं? आपके फर्स्ट वी के अंतर्गत आते हैं। चलिए बात करें फर्स्ट सी के अंतर्गत आपके बीकानेर, जैसलमेर और जो बाड़मेर वाला जिला आ जाता है, और फर्स्ट सी सबसे बड़ा है एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से देखे जाए तो सबसे बड़ा जोन कौन सा है? फर्स्ट सी है, इसका भी ध्यान रखना है। और फर्स्ट बी के अंतर्गत आपके क्या है? किन्नू की पैदावार की जाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला आता है। चलो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात करें, गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया? तो भील हितकारिणी सभा का गठन किया था, भील सामुदायिक सभा का गठन किया था, संघ सभा का स्थापना की थी, या भगत पंथ की स्थापना की थी? तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर के अपन बात करूँ कि जो गोविंद गुरु थे, इन्होंने भीलों को संगठित करने के लिए अपने संघ सभा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आपके संघ सभा की स्थापना की थी। ये आपने पहले भी काफ़ी बार अपने वीडियो सोल्व किए या क्वेश्चन सोल्व किए हैं, उसमें भी देखा होगा, मैंने काफ़ी बार बताया। तो संघ सभा की स्थापना की थी, लेकिन की कहाँ थी? तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि ये इसकी संघ सभा की स्थापना की थी वो आपके सिरोही के अंतर्गत की थी। और सिरोही के अंतर्गत भी कब की थी? 1883 के अंतर्गत की थी। कहाँ की थी? कि सिरोही के अंतर्गत की थी। और कब की थी? 1883 के अंतर्गत की थी। और किससे प्रेरणा लेकर की थी? ये आपके दयानंद सरस्वती थे, उनसे प्रेरणा लेकर इन्होंने संघ सभा की स्थापना की थी, जो कि क्या कि जो भीलों के संगठित करने के लिए इन्होंने ये सभा की स्थापना की थी। कहाँ पे? सिरोही के अंतर्गत की थी, 1883 के अंतर्गत। चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि आपके कृषि आंदोलन पढ़ोगे या जो आपके जो कृषि के अंतर्गत जो आंदोलन हुए हैं उनके अंतर्गत विजय सिंह पथिक जी का नाम काफ़ी बार आता है, काफ़ी बार लिया जाता है, जिसके अंतर्गत बिजोलिया जो आपका हुआ था बिजोलिया आंदोलन, किसान आंदोलन, जिसके अंतर्गत अहम भूमिका निभाई थी। जो सेकेंड चरण था उनके अंतर्गत इनकी अहम भूमिका रही थी। तो इन्होंने अपन बात करें विजय सिंह पथिक थे, उनका मूल नाम क्या था। भूप सिंह था, कृपाल सिंह था, विजय सिंह था या जमनालाल था। तो अपन बात करें कि विजय सिंह का जो मूल नाम था वो क्या था, भूप सिंह था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो आज की क्वेश्चन इतने ही थे, इतने अपन ने सोल्व किए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।